नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। देश की अर्थव्यवस्था का रोड मैप तय करने वाले बजट में इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। बीते साल जहां रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए था, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर करीब 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी लगभग 15% की सीधी बढ़ोतरी। सरकार का फोकस साफ है, सेना का आधुनिकीकरण, नई तकनीक और हथियारों की तेज खरीद, और सबसे अहम बात यह है कि कैपिटल आउटले यानी हथियार और उपकरण खरीद के बजट में 21% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साथ ही रोजमर्रा के सैन्य खर्च, मेंटेनेंस, ईंधन और सैलरी के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिफेंस पेंशन में 6.53% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1.71 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब बीते साल मई में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत का सैन्य संघर्ष हुआ था, और अब भारतीय रक्षा बजट में बढ़ोतरी पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाली खबर मानी जा सकती है। तो क्या ये बजट भारत की सैन्य ताकत को नई धार देगा? क्या इससे मेक इन इंडिया डिफेंस को रफ्तार मिलेगी और जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होता हुआ दिखाई देगा? तो इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन आपको बता दें, रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है। देखिए, 2026-27 की हम बात कर रहे हैं और इसमें 7.84 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो उस वक्त ये जो बजट था वो था 6.81 लाख करोड़, और कुल बढ़ोतरी की अगर बात करें तो ये 15.27% की हुई है। यानी कि रक्षा कितनी जरूरी है हमारे देश के लिए। इस बजट को हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि पिछले साल हमने देखा किस तरह से भारत की सीमा से लगे हुए जो देश है, खासतौर से पाकिस्तान, जिस तरह से अक्सर घुसपैठ की कोशिश करता है, आतंकी घटनाएं करता है भारत में, तो उसको देखते हुए भारत को अपना डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। वहीं हम देखते हैं कि कैपिटल आउटले में कितनी बड़ी छलांग लगती हुई दिखाई देती है। कैपिटल आउटले में 21.84% की बढ़ोतरी हुई है। तो 2025-26 की अगर हम बात करें तो ये 1.8 लाख करोड़ था। 2026-27 में 2.19 लाख करोड़ है। तो हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट की खरीद में बढ़ोतरी इस दौरान की जाएगी। तो रक्षा बजट हमने ज्यादा दिया है देश के लिए, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार ने इसलिए दिया है क्योंकि इससे हथियार खरीदे जाएंगे, मिसाइल, फाइटर जेट की खरीद में बढ़ोतरी होगी। साथ ही मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया जाएगा, जिसके लिए अगर कुछ पार्ट्स बाहर से मंगाने होते हैं तो उनके लिए भी बजट सैंक्शन किया गया है। तो वहीं भारत की सैन्य शक्ति को भी समझते हैं। विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना, आधुनिकीकरण, तकनीकी बढ़त में आगे, मल्टी डोमेन क्षमता में भी आगे, और कुल रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो इस 7.85 लाख करोड़ है। इसमें नए हथियार, स्वदेशी तकनीक के साथ बढ़ोतरी, और साथ ही 100 से ज्यादा देश से हथियार निर्यात भी हो रहे हैं। तो ये है भारत की सैन्य ताकत जो निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में भारत अपनी इस ताकत को और मजबूती दे रहा है। तो हम देख रहे हैं साल दर साल रक्षा बजट में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत इस वक्त ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया है, यानी कुल मिलाकर कभी अगर हथियार खरीदी की बात होती है तो रूस से बेहतर दोस्त कोई हो नहीं सकता है। और शायद यही वजह है जिसके चलते सैन्य बजट में बढ़ोतरी की जा रही है कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, और रुक कर लेते हैं हम इस बजट पर और जानकारी के लिए। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हेमा गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, और हमारे साथ अब से कुछ देर के बाद आकाश जी भी जुड़ेंगे। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। नमस्ते गीतू जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। हिमा जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि बजट जो था कुल मिलाकर एक बैलेंस बजट माना जा रहा है, उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रक्षा बजट की, तो उसमें बढ़ोतरी की गई है और ये ज़रूरी भी था। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे बजट को देखते हैं तो आप इसे कैसे आकलन करेंगे?
देखिए, रक्षा बजट में जो हमें बढ़ा के बजट मिला है, मतलब 6,81,करोड़ से हमें 7,84,00,000 मतलब 1 लाख से ऊपर की जो बढ़ोतरी हुई है, वो एक बड़ी बढ़ोतरी मानी जाती है। और दूसरी बात ये कि इसकी हमें जरूरत भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप ये समझिए अभी पूरा वर्ल्ड ही अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं कि देख भी रहे हैं इतने टाइम से, और स्पेशली 2025 से, कि अनिश्चितता इतना ज्यादा विश्व में बढ़ गई है, और कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए देखिए, सब कंट्रीज अपना डोमेस्टिक सिस्टम को मजबूत करने में लगी हुई है, अपनी आंतरिक स्थितियों को कंट्रोल करने में लगी है, मजबूत करने में लगी है, जिससे कि हम बॉर्डर पे जाके एक स्ट्रांगली निकल के आए कि हाँ जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट में ये जो हमें रक्षा बजट मिला है, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये 1 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट अब होगी इस सेक्टर के अंदर, तो बहुत नए नए, आप देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ नहीं कर सकते आज की डेट में। और जिस तरीके से हम डिजिटल में भी, टेक्नोलॉजी में भी बहुत नंबर, मतलब विद इन 5-6 नंबर पे, 7 नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड जी। के अंदर, बहुत ही रैपिडली हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, नई नई कंपनीज बनेगी, छोटी कंपनीज का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एमएसएमई को भी 10,000 करोड़ का बजट मिला है। बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया एक कदम है। और यहाँ पे नई कंपनीज का निर्माण होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू जब कोई चीज बनती है तो उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल। बहुत ही हेमा जी, और यूनिक खास निकल के आता फोकस है। रहा है इस वक्त हम जो देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का स्टार्टअप बिजनेस पर, खुद का आप अपना काम शुरू कीजिए, नौकरी पर निर्भरता कम हो, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर अक्सर पीएम मोदी बोलते भी रहते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आकाश जिंदल जी जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और कुल मिलाकर आज हम देख रहे हैं जिस तरह से बजट इस बार का पेश हुआ है, खासतौर से रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, और इसमें बहुत से फैक्टर्स ये भी सामने आएंगे कि जैसा कि हेमा जी भी बता रही हैं कि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे कंपनीज खुलेंगी जो उस पार्ट्स को बनाती होंगी जो कि रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जो उपकरण बनते हैं रक्षा से जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर हम ये माने कि इससे एक तरह से जॉब्स की जो है, जॉब्स क्रिएट होगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया थीम है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। Primary, we have to understand why we have allocated so much in defense. The main reason could be geopolitical tensions. These days, you see, there are so many geopolitical tensions. This issue between US and Iran, US और आकाश ईरान जी, का इशू आपसे चल रहा है। माफ उससे कीजिएगा, पहले आपको आपने रोक रही देखा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट US है और कि आप प्लीज हिंदी में बोलिएगा क्योंकि US हमारे और सारे व्यूअर्स हिंदी व्यूअर्स हैं जी। उससे पहले हमने देखा यूएस ने वेनेजुला के साथ क्या किया है। यूएस वेनेजुला के अगेंस्ट एक्शन लेगा, सबने सोचा हुआ था, बट इस तरह का एक्शन लेगा किसी ने नहीं सोचा था। और रशिया यूक्रेन वॉर तो इंटेंस होती जा रही है। तो ऐसे में देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने रोजगार वाली बात कही है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। रोजगार के लिए तो बहुत कुछ किया गया है, बट सबसे पहले इकोनॉमी तभी चलेगी, फैक्ट्रियां तभी चलेंगी, रोजगार तभी निर्मित होगा जब देश के बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बड़ी हुई है। अब जहां तक आ रही है रोजगार की बात, रोजगार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कल के बजट में जो सबसे प्राइमरी चीज है, 12.2 लाख करोड़ लगाया गया है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हाईवेज, रेल ट्रैक्स। तो इससे बहुत जॉब जनरेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहले तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पुटअप किया जाएगा, इरेक्शन की जाएगी, तब जो है बहुत ही जॉब जनरेट होती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने जो काम 80s और 90s में किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, तभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी थी। तो मेरा ये मानना है जो कल का बजट है उसके अंदर जो एफर्ट्स किए गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, साथ ही साथ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का जो हमारा सपना है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा सपना है, उसकी तरफ हमें तेजी से अग्रसर करेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाएगा, साथ में यहाँ दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में। पहले तो वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, दूसरे वो लोग जिनके पास रोजगार है बट उनकी जो सैलरी है उनकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के हिसाब से नहीं है। बहुत लोग आप देखेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी डिजर्व करती है 2 लाख रुपए महीना, बट नौकरी करनी पड़ रही है 70,000 रुपए महीना की। तो ऐसे लोगों के लिए अब अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। दूसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो सप्लाई चेन सिस्टम भी बढ़िया होंगे। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी।
तो कल का बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। अब आप देखिए, सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? कोई भी मोबाइल, कोई भी लैपटॉप, कोई भी एलईडी सेट, कोई भी गाड़ी बिना सेमीकंडक्टर के नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं ये यूएस और चाइना के मुकाबले में जो हमारी इकोनॉमी खड़ी हो रही है, उसका एक रोड मैप बनाया है। तो मैं तो बिल्कुल। और प्रधानमंत्री आकाश साहब, जी, ये भी फाइनेंस देखिए, मिनिस्टर, जैसा सब कह रहे बहुत बेहतर बजट रहा है, लेकिन साथ ही ये भी देखिए कि अक्सर ये कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि आप रक्षा बजट पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं अब देश के जो मिसाइल्स हैं, देश के जो रक्षा उपकरण हैं, वो विदेशों में भी उनकी मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इससे एक बिजनेस भी सेटअप हो रहा है, इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल। आज हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी हम डिफेंस में इंपोर्टर हुआ करते थे। टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग इन डिफेंस। टुडे वी आर मोबाइल, वी आर एक्सपोर्टिंग इन मोबाइल। तो डिफेंस के क्षेत्र में हम बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र प्रधानमंत्री साहब ने दिया है, आज जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, आज जैसे यूएस मागा का कॉन्सेप्ट आगे लेके चल रहा है, तो ऐसे में हर कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। तो ऐसे में अपने ऊपर डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है हमारे पड़ोसी कितने प्यारे हैं। आज हिंदुस्तान की तरक्की से पाकिस्तान में किस तरह की जलन है। चाइना जो कभी हमसे आगे था, आज उसकी इकोनॉमी डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ हमसे पीछे है। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, बिल्कुल। और आकाश ऐसे जी, में अपने ऐसे आप को में हम लोग सिक्योर यूएस करना को भी, बहुत। हम लोग अमेरिका को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, जिस तरह से लगातार भारत पर टैरिफ लगता रहा। हेमा जी, अगर हम बात करें, जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते रहे कि रूस के साथ व्यापार मत कीजिए, साथ ही साथ तेल को लेकर उन्होंने बहुत आपत्तियां जताई, जो भारत तेल खरीद कर रहा था रूस के साथ, रक्षा सौदे जो हो रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब हर देश अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। अमेरिका भी दूर से तो ये दिखाता रहा है कि भारत का दोस्त है, लेकिन उसके मन में क्या था, ये टैरिफ जब इंपोज किया गया तब साफ समझ में आता है, इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर ट्रम्प की बात करें तो यहाँ पे वो उनकी नीति हमेशा क्लियर रहती है कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो वो खुश है, और अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी कंट्री जो उनकी एनिमी कंट्री है, जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आप उनके साथ कोई समझौता कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये चीज़ इन्हें कभी पसंद नहीं आती। तो उस केस में वो किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। तो ये सब हमने देखा, सबने देखा कि पीछे उन्होंने क्या किया। मतलब एक तरफ से इतनी दोस्ती थी, मोदी जी हमारे फ्रेंड है, और दूसरी तरफ से उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए एक्शन लेने में, टैरिफ भी बढ़ा दिया। उसके बाद धमकी तो 500% टैरिफ की भी आई गीतू जी, ठीक है। तो वही है कि हमारे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए सारे जितने प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने वो किए। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, एक तो पॉपुलेशन तो है ही ज़्यादा, लेकिन साथ साथ में पॉपुलेशन के साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि पोटेंशियल भी है। किसी भी परेशानी को, किसी भी जिसे कहते हैं ना आपदा को, हम बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो और देखिए, तैयार होने के साथ साथ हम उसमें अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, और हमारी कंट्री ने कुछ ऐसे दोस्त भी बनाए हुए हैं अपने, जैसे रशिया की मैं बात करूं और कंट्रीज की बात करूं, तो वो हमारे समय में, हमारे बुरे समय में साथ भी देते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि ये जो रक्षा का बजट है, डिफेंस में जो हमारी अब बढ़ोतरी होगी, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्सपेंस ही है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि पहले हम इंपोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्टर भी हैं। और एक्सपोर्ट में भी देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर भी कल को आप देखिए कुछ टाइम बाद हम उसमें भी एक्सपोर्टर हो जाएंगे, बिकॉज हमें जो एक प्लेटफॉर्म मिला है। और दूसरी बात ये है कि एडॉप्टेशन में तो हम हमेशा ही आगे रहते हैं कि हमारे अच्छे एडवोकेट्स, हमारे अच्छे इंजीनियर, हमारे अच्छे डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, और ये माना जाता है कि हमसे बेस्ट डॉक्टर नहीं है, हमसे बेस्ट इंजीनियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम एक क्रिएट हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया हो गया है, और यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियों का निर्माण होगा और स्ट्रॉन्ग ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जैसे आपने देखा कि अभी पीछे जब जियो पॉलिटिकल टेंशन हुई, तो काफी कंट्रीज के ऐसे हथियार थे जो फेल हुए, टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो बनेगा वो बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट्स होंगे, जो पूरी
कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट हम जी। करेंगे और उससे एक बड़ा मुनाफा आते बिल्कुल, हुए आप दिखा। सही कह रही हैं हेमा जी। जो क्रेडिबिलिटी है, जो रक्षा उपकरण बनाए गए, आकाशीय जो मिसाइल्स बनाई गई, और दूसरी चीज़ है मेक इन चाइना जो था, मेड इन चाइना जो था, तो कुल मिलाकर उसमें हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में वो सारे उपकरण फेल होते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है इंटरनेशनल मार्केट में, कि भारत जो भी बना रहा है, जो भी रक्षा सौदे में लगातार हम कोशिश करते हैं डील करने की, या फिर जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने उपकरणों को, तो कुल मिलाकर उनके अंदर एक विश्वसनीयता है। और बहुत ज़रूरी भी है ये, किसी भी मार्केट को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, आज भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये बात आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं कह रहे, अब तो वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है। वर्ल्ड बैंक ने 7.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, जबकि आप जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, चाइना डिफ्लेशन का शिकार था आज से 3 महीने पहले। डिफ्लेशन मतलब वहां चीजों के दाम कम हो रहे थे, और ये खुशी की नहीं दर्द की बात है। वहां पीपल डिडंट हैव मनी टू गो एंड बाय इन द मार्केट्स। जिस अमेरिका की बातचीत हो रही है, जनवरी टू मार्च 2025 उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। हमने जुलाई टू सितंबर 2025 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है। जापान ने उस पीरियड में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जो है आप ब्रिटेन की बात करें, यूके की, उसने सितंबर अक्टूबर 2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। तो आज कोई भी कंट्री हिंदुस्तान के मुकाबले ग्रो नहीं कर पा रही। हमने पिछले साल टैक्स रिफॉर्म्स किए, इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जेम्प्ट किया। लोगों का ये कहना था, मुझसे तमाम चैनल से पूछा जा रहा था कि जिंदल साहब इससे इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। मैंने कहा इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। हुआ क्या, 17 दिसंबर का डेटा आया, इनकम टैक्स कलेक्शन इज इंक्रीज बाय 8%। जीएसटी में हमने 2 स्लैब रिमूव किए। उसके बाद क्या हुआ, सेल्स और कंजम्पशन इतनी बढ़ गई कि जीएसटी में 6.1% ग्रोथ आई है दिसंबर 2025 के डेटा में। तो इंडिया ग्रोथ, इंडिया की प्रोग्रेस सारी दुनिया को दिख रही है, और दुनिया को दिख रही है तो ऐसे में जो पॉइंट में विच आई वांट टू ड्राइव होम इज जलन और जेलसी हिंदुस्तान को लेके बहुत ज्यादा है। देखिए, जब हिंदुस्तान ने ईयू के साथ डील साइन की तो आपको पता है वो जलन कहां तक पहुंच गई थी, यूएस से किस तरह के कमेंट्स आ रहे थे। तो ऐसे में जब तरक्की करता है इंसान, जब जब कंट्रीज जलना शुरू कर देती हैं, जेलसी लेवल बहुत होता है, तो अपनी प्रोटेक्शन जो है बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हेमा जी ये भी सोचना होगा कि समय पर क्या पता कोई भारत की मदद ना करे, इसलिए हम खुद ही इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि हमें भविष्य में किसी की मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल। और देखिए, ये आत्मनिर्भर होने के लिए ये बड़ा कदम है जो हमें इतना बड़ा पैकेज मिला है रक्षा का। और देखिए, यहाँ पे तो सभी तैयार बैठे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले और हम काम करें। आपको भी पता है कि अतरंगी कंट्री है हमारी, और विभिन्नताएं इतनी हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो लोग बड़े खुश हैं इससे और बिल्कुल तैयार है। पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो आप देखिए, आगे आगे यहाँ पे नई नई बिल्कुल। कंपनीज का निर्माण हेमा होगा। जी ये भी समझना चाहेंगे, पहले बजट में जो हम देखा करते थे, खासतौर से स्टार्टअप्स की बात होती थी और खुद पर अगर हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की बात होती थी, तो लोगों को लगता था जॉब्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर रोजगार चाहिए तो आप किसी और से जॉब क्रिएट की ज़्यादा अपेक्षा करते थे। लेकिन अब जिस तरह से पीएम मोदी ने संदेश दिया कि आप स्टार्टअप कीजिए, यानी कि आप खुद का अपना बिजनेस बनाइए, बढ़ाइए उसे, और ऐसे में एक सोच जो है वो लोगों की बदली है। इसलिए रोजगार को लेकर हम देख रहे हैं कि लोगों ने एक नया पैटर्न जो है वो क्रिएट किया है, यानी थॉट पैटर्न चेंज हो गया है। अब लोग चाहते हैं हम खुद का अपना बिजनेस करें, खुद का रोजगार ढूंढें। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप उसका रीजन समझिए। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ विदेशी कंट्रीज को फॉलो करते थे और विदेशों को फॉलो करते थे। लेकिन जब से ये हुआ है कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमारे बहुत अच्छे, मतलब बड़े यूजफुल प्रोडक्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड जी। प्रोडक्ट रहे हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, कॉस्मेटिक्स में देखिए। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जहाँ पे हम नेट में एक्सपोर्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नई वेव आई है पिछले 5-7 सालों के अंदर, तो यहाँ पे लोगों ने अपने व्यापार करने स्टार्ट कर दिए और उनसे बहुत ज्यादा उनको आउटपुट मिला है, रिजल्ट बहुत बढ़िया निकला है। उसका एक रीजन भी है, देखिए सोशल मीडिया हमारा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है, अब वो दिखा पाते हैं। पहले उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, जैसे एक छोटा शॉपकीपर है तो उसके पास तो जो क्लाइंट्स आएंगे वो
वॉक इन क्लाइंट ही डील कर सकता है, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने सोशल मीडिया पे जाके अपने आप को दिखाए या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए या कुछ मार्केटिंग कर सके। लेकिन अब ये सबको आता है और उसके लिए कोई टीम की भी जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ये काम खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि डेली बेसिस पे हर इंसान की यहाँ ग्रोथ हो रही है, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड है या न्यूज से कनेक्टेड है। तो लोग जब आ गए हैं बाजार में, देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके मन में भी इच्छा होती है कि वो अपने लिए कुछ करें। अब इसके लिए देखिए सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ कोविड के लिए, क्योंकि कोविड में लोगों ने एक्सप्लोर किया है, लोगों ने अपनी स्किल्स डेवलपमेंट किए हैं। आपने देखा होगा ना बिल्कुल। कितने कोर्सेज लोगों ने किए हैं। जो घर की महिलाएं थी उन्होंने कहीं ना कहीं घर में ही कुछ ना कुछ, आप देखिए कुकिंग की वीडियोस ही कितनी चल जाती है, तो लोगों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कुछ भी स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए क्या है कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, घर में करके दिखा रहे हैं, तो वही महिलाएं क्या कर रही हैं कि अब छोटी छोटी कंपनीज खोल रही हैं, जहां पे आपने देखा होगा पीछे थेपला हो गया या इस तरह के आइटम है, वो पूरे अब हिंदुस्तान में बिक रही है, मुंबई में, बिल्कुल। गुजरात में आप पैक करके भेज रहे हैं। तो एक रेवोल्यूशन तो आया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर घरेलू कंपनीज के अंदर। और लोगों में भी अब ये होता है कि जरूरी नहीं है उन्हें विदेशी ब्रांड्स की तरफ जाना है, लोग भी डोमेस्टिक ब्रांड्स को अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं, खुश बिल्कुल। होते हैं प्रोडक्ट खरीदने में। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, लोगों आज ने अभी सोचा है कि वो छोटे से छोटे काम को कैसे बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर डिजिटल इंडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आकाश जी, जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से डिजिटल इंडिया पर फोकस किया गया है और ये कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया आकाश जी से, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हेमा जी आपसे ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपने भी सही कहा कि अब हम हर प्रोडक्ट्स को अपने उस प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं जो सोशल मीडिया लगातार कनेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जब भारत ने अपने ऊपर निर्भर रहने की कोशिश की, चाहे हम बात करते हैं यहाँ पर छोटे दियों की, जिस तरह से हमने देखा मिट्टी के खिलौनों की, मिट्टी के दियों की, तो ये कुल मिलाकर एक तरह से एक सोच थी जिसको डेवलप किया गया। और पहले हम देखते थे हम सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड रहते थे, चाहे वो खिलौनों की बात हो, चाहे लाइटिंग की बात हो, और दूसरी भी चीज़ें थी जो कि चाइना से अक्सर आया करती थी। छोटी छोटी चीज़ में जो ये सोच बड़ी है, कुल मिलाकर अब लोग उसको लेकर स्टार्टअप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गीतू जी मेरा मानना ये है कि आप तो दियों की बात कर दिया, देखिए यहाँ पे उपले तक बिके हैं, जी। जिनके पास कुछ नहीं था, छोटे छोटे गांव थे, सिर्फ गायें थी जिनके पास, उन्होंने उपले बना बना के विदेशों तक में मतलब वो सप्लाई कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है गीतू जी, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को 2 पैसे फालतू दे दो, लेकिन आप जितना बच सकते हैं विदेशी प्रोडक्ट से उतना आप बचिए, और स्पेशली चाइना के प्रोडक्ट से तो बचना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है, बस एक ब्यूटीफुल जो उनका प्रेजेंटेशन होता है प्रोडक्ट का, या पैकिंग कह लीजिए आप, तो उस वजह से लोग खरीद लेते हैं कि। लेकिन आप ये देखिए कि अब जिस हिसाब से हमें कंटिन्यू एक बजट मिलता जा रहा है स्टार्टअप्स के लिए, एसएमईज को मिला है, जैसे इस बार भी 10,000 करोड़ बिल्कुल का हेमा जी, और ये भी इजाफा। देखिए जो महिला उद्यमी है उन पर भी खास फोकस किया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो महिलाएं जिन्हें अपना कुछ काम शुरू करना है तो सरकार उन्हें फंड दे रही है, और कुल मिलाकर एक बड़ी मदद है ये। जी बिल्कुल, देखिए सरकार तो हमेशा से ही महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करती आई है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी नाराज हूँ गीतू जी। उसका रीजन ये है कि आप देखिए अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की भागीदारी नहीं है, जी। कम है, या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे मैं बात करूँ तो सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंफ्रा सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो महिलाओं की भागीदारी कम है। तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में, और देखिए महिलाओं की भागीदारी के लिए उनके घर के पुरुष सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उनका फैमिली का एटमोस्फेयर सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है महिला की तरक्की के अंदर, महिला की तरक्की की भागीदारी के अंदर। क्योंकि देखिए सरकार तो पैसा ही दे सकती है आपको, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी दे सकती है, बजट दे सकता है, आपके लिए ऑप्शन खोल सकते हैं कि बस आप यहाँ चले जाइए, लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मोटिवेशन जो क्रिएट करने का काम करते हैं या उनको फ्रीडम देने का काम करते हैं, वो उनकी फैमिली ही होती है, फैमिली के पुरुष ही होते हैं। लेकिन अब इसमें भी बड़ा अच्छा बदलाव आया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। आप देखेंगे कि घर में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। मतलब लोग जैसे जो ऐसी फैमिलीज में देखती थी पहले कि लोगों में मतलब अपने पुरुषों के लिए बढ़ावा था, बेटों के लिए बढ़ावा था, बेटियों के लिए नहीं था। लेकिन अब आप देखिए
स्पोर्ट्स में बेटियां कितना अच्छा कर रही है। तो ऐसे धीरे धीरे फील्ड भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, निकलते जा रहे हैं जहाँ पे बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, और फिर फैमिली भी खुश होती है, फैमिली की इज्जत बढ़ती है, और कहीं ना कहीं वो आगे भी बढ़ाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला जो 10 साल है वो कंप्लीटली महिलाओं की एक ऐसी शेप निकल के आएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए अभी तो क्या है कि हम बिगनर लेवल पे ही उन्हें देख रहे हैं, लेकिन तब हम एग्जैक्टिव लेवल पे उनको देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं होंगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उतनी पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपसे यूएस का डाटा शेयर करूं तो वहां पे सिर्फ 20 से 22% ही महिलाएं हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में ये डाटा एक बहुत अच्छा निकल के आएगा, और इससे देखिए हमारी जीडीपी को एक बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि क्या है कि आप ये बात समझिए कि आज की डेट में क्या है कि हमारी जीडीपी जो है वो सिर्फ मैन डोमिनेटिंग ही तो है, क्योंकि आदमी ही तो काम कर रहे हैं, उन्हीं का जो इनकम है वो डिवाइड होती है पूरी। बिल्कुल हेमा जी, और यहाँ पर हम ये भी देख लेते, देखिए जिस तरह से पहले हम देखते थे कि जो सेना होती थी उसमें महिलाओं को पीछे ही रखा जाता था, लेकिन अब वो आगे आ रही हैं, यानी सोच तो बदल रही है महिलाओं के प्रति भी। हालांकि धीरे धीरे हम इस सोच को बदल पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि सेना में अब जब फ्रंट लाइन है तो उसमें महिलाएं हमें दिखाई देती हैं, और बड़े बड़े ऑपरेशंस में वो हिस्सा लेती हुई दिखाई देती है। ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें एक बड़ी भागीदारी महिलाओं ने निभाई थी। देखिए बिल्कुल, और देखिए इसमें ना सबसे बड़ा काम करते हैं आप लोग। जब आप लोग अपने चैनल के माध्यम से किसी महिला को दिखाते हैं, अब जैसे जी सिंदूर की आपने बात की तो वहां पे कुरैशी जी निकल के आई जो वहां की वो थी, और उनको देख के कितनी महिलाओं के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हुआ। आप एविएशन सेक्टर देख लीजिए, आप डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, वहां पे महिलाओं बिल्कुल, की और भागीदारी अब जिस तरह से हम बढ़ती देख जा रहे हैं रही कि है। लगातार जो बजट है उसमें भी अब महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिकता तो दी जा रही है, जिसके चलते धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि अब कुल मिलाकर जो देश है वो गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।